अनाथ बच्ची की नवरात्रि। ए तन्वी, चल उठ, कितनी देर से सो रही है? चल उठकर पूरे घर में झाड़ू मार। जी चाची जी, मैं अभी करती हूँ। तन्वी जल्दी से उठती है और घर की सफाई करने लग जाती है। तन्वी अपने चाचा चाची के साथ किशनपुरा गांव में रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से वह अपने चाचा अशोक और चाची सीमा के साथ रहती थी। सीमा की भी अपनी एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा तन्वी से कुछ ही महीने छोटी थी। तन्वी दिखने में बहुत सुंदर और समझदार थी, लेकिन सीमा का बर्ताव तन्वी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो पूरा दिन तन्वी को काम में लगा कर रखती थी और कोई भी गलती होने पर उसे खूब डांटती थी। एक दिन अशोक और सीमा आपस में बात कर रहे थे। जी, कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाले हैं, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। ठीक है, कल चलते हैं और तन्वी के लिए भी कोई अच्छी सी ड्रेस ले लेना। वो पूरा दिन वही फटे पुराने कपड़ों में घूमती रहती है। जी, वो पूजा की कुछ ड्रेस है ना जो अभी भी बिल्कुल नहीं है, मैं वो तन्वी को दे दूंगी। तन्वी, हम मार्केट जा रहे हैं, तू घर का ध्यान रखना और पूजा का भी, और उसे कोई चीज चाहिए हो तो उसे दे देना। जी चाची जी, आप चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी। पीछे से तन्वी घर का सारा काम करती है। शाम को जब सीमा और अशोक आते हैं तो उसके हाथ में कुछ खिलौने और कपड़े थे। खिलौने और कपड़े देखकर तन्वी खुश हो जाती है और भागकर उनके पास आती है। तन्वी, चल हमारे लिए पानी लेकर आ, बहुत थक गए हैं हम। तन्वी पानी लेने जाती है। पूजा, जल्दी बाहर आकर देख, हम तेरे लिए क्या लाए हैं। अरे वाह पापा, मेरे लिए इतने सारे खिलौने। हाँ, और नए कपड़े भी लाए हैं। नवरात्रि में मेरी बेटी नए कपड़े पहनेगी। तभी तन्वी वहाँ पानी लेकर आ जाती है। वो देखती है कि सारे खिलौने और नए कपड़े पूजा के लिए थे, उसके लिए कुछ भी नहीं लाए थे। ये देखकर तन्वी का दिल बैठा जा रहा था और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सीमा बोलती है, तन्वी रुक, जरा ये पूजा का सामान पूजा घर में रख दे। तन्वी को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसकी चाची सीमा उसके लिए कुछ लाई है, लेकिन वो सिर्फ उसे काम के लिए बुला रही थी। तन्वी बिना कुछ कहे सामान उठाती है और पूजा घर में रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तन्वी आज बहुत खुद को अकेला महसूस कर रही थी और वो रोने लगती है। माँ, देखा, चाची पूजा के लिए इतने सारे खिलौने और नए कपड़े लाई है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। मुझे भी तो नवरात्रि में नए कपड़े पहनने थे। और वो अपनी माँ को याद करती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन, तन्वी, चल पूजा रूम की अच्छे से सफाई कर दे और काम ध्यान से करना, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए। फिर तन्वी पूजा के रूम की सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पूजा आ जाती है और मंदिर में रखे सामान को छेड़ने लगती है। पूजा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? देखो, कोई सामान गिरा मत देना। तू चुपचाप अपना झाड़ू लगा, वरना मैं माँ से तेरी शिकायत लगा दूंगी। तन्वी चुपचाप अपना काम करने लगती है। तभी पूजा मंदिर में माता रानी की फोटो गिरा देती है और फोटो में लगा कांच टूट जाता है और पूजा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तन्वी की नजर फोटो पर पड़ती है, लेकिन जब वो फोटो उठाती है उस फोटो का कांच टूटा हुआ मिलता है। अब क्या करूँ? चाची जी मुझे जान से मार डालेगी। पूजा अपनी माँ को बुलाने उनके कमरे में चली जाती है। माँ, वो तन्वी ने मंदिर में एक फोटो तोड़ दी है। हे भगवान, ये लड़की तो बस हमारा नुकसान ही करती रहती है, अभी बताती हूँ इसको। सीमा जैसे ही अंदर आती है, सीमा को आते देखकर तन्वी बहुत डर जाती है। देखो माँ, तन्वी ने वो फोटो तोड़ दी है। अरे नहीं चाची जी, मैंने कुछ नहीं तोड़ा। थोड़ी देर पहले पूजा यहाँ आई थी। तेरी इतनी हिम्मत, एक तो फोटो तोड़ दी और इसका इल्जाम तू मेरी बेटी पर लगा रही है। तू रुक, अब भी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। सीमा जैसे ही फ्रेम को उठाकर देखती है तो वो फोटो का फ्रेम बिल्कुल ठीक था। अरे, ये फोटो फ्रेम तो बिल्कुल ठीक है। ये पूजा भी ना आज बिना बात के पिटवा देती इसको मेरे हाथों। तन्वी भी जब फोटो फ्रेम को देखती है
तो वो फोटो फ्रेम बिल्कुल ठीक था। अरे ये कैसे हो गया? ये फ्रेम तो टूट गया था और अभी खुद जुड़ भी गया। अगले दिन नवरात्रि भी आ जाती है और घर के सब सदस्य नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन तन्वी के पास कोई भी नए कपड़े नहीं थे। अशोक सीमा से कहता है, पूजा और तन्वी को मंदिर ले जाने के लिए तैयार कर लो। अरे तन्वी को यहीं रहने दो, आज सुबह से उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा, तो क्या तुम उसके लिए दवाई लेकर आई हो? हाँ हाँ, और डॉक्टर ने उसे आज आराम करने के लिए बोला है। चलो ठीक है, तुम पूजा को ले आओ। सीमा तन्वी के पास जाती है। तन्वी, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, तुम पीछे से घर का ख्याल रखना। चाची जी, मुझे भी मंदिर घूमने चलना है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर तू भी हमारे साथ जाएगी तो घर पर कौन रहेगा? सीमा की बातें सुनकर तन्वी बहुत उदास हो जाती है। अशोक, सीमा और पूजा घूमने के लिए चले जाते हैं। तन्वी मंदिर में माता रानी की फोटो के सामने बैठकर रोने लगती है। तभी उसे बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। घर में कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर तन्वी बाहर आ जाती है। जी माता जी, किससे मिलना है आपको? बेटा, मुझे तो तुमसे ही मिलना था। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। और वो तन्वी के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। तन्वी उन्हें हलवा पूरी खिलाती है। जीती रहो बेटा, बहुत समय के बाद मैंने पेट भर खाना खाया है, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कोई और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। माई, मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं यहाँ पे अपने चाचा और चाची के साथ रहती हूँ। वो आज माता रानी के मंदिर घूमने गए हैं। लेकिन वो तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं गए? क्या तुम माता रानी के दर्शन नहीं करना चाहती? मैं तो जाना चाहती थी, लेकिन मेरी चाची ने मुझे जाने से मना कर दिया। तुम चिंता मत करो, आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। तुम माता रानी का ये लॉकेट अपने गले में पहन लो, वो सदा तुम्हारी रक्षा करेंगी। और ये सब बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मंदिर जाते समय अशोक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में अशोक और पूजा को हल्की सी चोट आ जाती है, लेकिन सीमा एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो जाती है। डॉक्टर अशोक से बोलता है, अशोक जी, आपकी बीवी का खून ज्यादा बहने की वजह से अभी वो बेहोश है। हो सकता है कि वो कोमा में भी चली जाए। डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। देखिए, दवा तो दे दी है, लेकिन अब दुआ की जरूरत है। अशोक घर पर जाता है और तन्वी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है। अशोक पूजा और तन्वी के साथ सीमा के पास जाता है। सीमा बेहोशी की हालत में थी। तन्वी सीमा की हालत देखकर बहुत घबरा जाती है और वो माता रानी की माला को हाथ में लेकर प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, कृपया मेरी चाची जी की सभी गलतियों को माफ कर दीजिए और इन्हें पहले जैसा ठीक कर दीजिए। कुछ ही देर में सीमा को होश आ जाता है और होश में आते ही सामने तन्वी को देखकर उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कुछ ही दिनों में सीमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर पहुंचकर सभी मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं। अब सीमा तन्वी को अपनी बेटी के जैसे ही प्यार करती थी और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। अरे बहन, तुझे क्या ही बताऊं, बड़े बेटे दीपक की शादी करने की सोच रही हूँ। अरे लेकिन कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही। बस ये समझ लो, लड़कियों का तो अकाल पड़ गया है इस दुनिया में। अरे अगर तू कहे तो मैं बात करूं, मेरी मुंह बोली मौसी की लड़की है, हमारे ही गांव में है। अरे देखने में बहुत सुंदर है। वैसे लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, 12वीं तक पढ़ी है, लेकिन बहुत संस्कारी है। अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, अरे जल्दी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। गायत्री की बात मानकर वो औरत उसके बेटे दीपक के लिए रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। गायत्री और दीपक को लड़की पसंद आ जाती है। माँ, मुझे लड़की पसंद है। अरे बेटा, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर पंडित जी भी बोल रहे थे
कि इस हफ्ते की ही शुभ तारीख है, उसके बाद तो 4 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं अर्जुन को फोन करके जल्दी बुला लेती हूँ, इन दिनों में ही शादी कर लेते हैं। हेलो अर्जुन बेटा, अरे मैंने तेरे बड़े भाई की शादी इस हफ्ते पक्की कर दी है। अब तू जल्दी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर जल्दी से घर आ जा, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं वहां आकर ही बताऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। क्या गुड न्यूज? अभी रखता हूँ माँ, घर पहुँच के ही बताऊंगा। बाय माँ। इतना कहकर अर्जुन फोन रख देता है। इधर गायत्री भी दीपक की शादी की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन के बाद घर में हलवाई और सजावट वाले भी आ जाते हैं। अरे देखो, अच्छे से घर को सजाना और आप लोग खाने में कोई कमी मत छोड़ना, सभी मेहमानों को स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए। उसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। ये गायत्री के घर की पहली शादी है, इसलिए वो सब कुछ धूमधाम से करना चाहती थी। तभी घर की बेल बजती है। अरे अब कौन आ गया? इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं देख सकता कि दरवाजे पर कौन आया है। मुझे ही जाना होगा। गायत्री जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका छोटा बेटा अर्जुन खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। अरे मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, अब तू ही सब कुछ देख ले, मुझसे नहीं होता ये सब। लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन के साथ खड़ी हुई एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई लड़की के ऊपर पड़ती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी वाइफ सोफिया है। क्या तूने शादी कर ली? अरे माँ, आप यहीं खड़ा करके रखोगी या हमें अंदर भी बुलाओगी? गायत्री अपने बेटे और उसकी मॉडर्न वाइफ को घर में बुला लेती है। उसके बाद दीपक भी उनसे मिलता है। क्या छोटे, शादी भी कर ली और हमें आज बता रहा है? माँ, हमें भी उसे नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी प्यारी माँ और मेरे प्यारे भाई, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, वैसे बहू तो बहुत सुंदर है, बस इसके कपड़े थोड़े ज्यादा छोटे लग रहे हैं। घर में सब लोग आए हैं तो ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हाँ हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने सोफिया को सब समझा दिया है। अर्जुन अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है और उसे सब समझाता है। शादी वाले दिन सब बारात में जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सोफिया अभी भी तैयार हो रही थी। तभी सोफिया एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बातें कर रहे थे और सबका ध्यान गायत्री की शहरी मॉडर्न बहू पर ही था। गायत्री अपनी बहू को देखती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने बेटा? ओह माँ जी, इतनी महंगी ड्रेस है। पता भी है, किसी ने ऐसी ड्रेस कभी यहाँ देखी भी नहीं होगी। चलो चलो, अभी जल्दी से चलते हैं। सब लोग बारात लेकर जाते हैं। शाम को दूल्हा नई दुल्हन को घर लाता है, जहाँ गायत्री नई बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर को अपना ही समझो। दुल्हन ने घूंघट किया हुआ था। माँ जी, इतनी बड़ी घूंघट में उसे आप दिखाई तक नहीं दे रही होंगी, तो घर कैसे दिखेगा? सभी मेहमान हंसने लगते हैं। सब नई दुल्हन को छोड़कर सोफिया को देख रहे थे, क्योंकि वो शहर की मॉडर्न लड़की होती है, इसीलिए वो सबको बहुत पसंद आती है। तभी गायत्री अपनी नई बहू को उसके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह घर में बहुत सारे मेहमान थे। आज मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म है। रमा बहू, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। अरे गायत्री बहन, वैसे तो तेरी सोफिया बहू की भी पहली रस्म हुई होगी। अरे क्यों ना इसकी भी पहली रसोई की रस्म आज ही हो जाए। अरे लो, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सोफिया बेटा, जाओ तुम भी अपने हाथों से कुछ बना लो। ओह गॉड, आपको क्या लगता है मुझे कुक करना आता है? मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इसलिए ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा। ऐसा बोलकर सोफिया अपने कमरे में चली जाती है। सोफिया की बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद गायत्री की गांव की बहू रमा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है और सबको बड़े प्यार से खाना देती है।
सोफिया भी रमा का खाना बना हुआ खाती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तू तो इस मामले में मेरी मॉडर्न बहू से काफी अच्छी है। सब लोग रमा की बहुत तारीफ करते हैं। माँ जी, शहर में ना आपकी बड़ी बहू को लोगों के घरों में कुकिंग का काम मिल सकता है। क्योंकि ये तो गवार है। मेरा मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई आपके लिए खाना बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवार है। सबकी इज्जत करना सीखो। ओ माँ जी प्लीज, हाँ, अब आप इस जाहिल के लिए मुझे मत बोलना शुरू कर दो। वैसे भी तो आप भी इसी की जैसी हो। देखिए सोफिया जी, गांव में रहकर हमारे माता पिता ने हमें जितना पढ़ाया हम उतना पढ़े हैं, लेकिन बड़ों की इज्जत और छोटों की इज्जत कैसे करनी है वो हमें उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है कि शहर में अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़कर भी आपको बड़ों से बात कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया गया है। अगर खाना बनाने से कोई गवार या जाहिल होता है तो हाँ, हूँ मैं गवार। सोफिया के बारे में सब मेहमान बातें करने लगते हैं। सोफिया, अपने कमरे में जाओ और अपना सामान बांधो। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी सोफिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी मुझसे नहीं, अपनी जेठानी रमा से मांगो। रमा सोफिया को माफ कर देती है और फिर सोफिया भी रमा से स्वादिष्ट खाना बनाना सीखती है।